नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आप सभी का हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में। हम जब भारत के ताल्लुक़ से बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि हर बाशिंदे का यही ख्वाब है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जो है सबसे ऊपर आए, भारत की छवि और पे और बेहतर होती जाए। लेकिन इसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम जहाँ एक तरफ तरक्की की नई इबारत लिखें तो वहीं साफ़ सफाई के ताल्लुक़ से भी बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें किया जाना चाहिए और जो अगर पिछले 5 सालों के लिहाज से बात की जाए तो बहुत ज़ोर शोर से किए भी जा रहे हैं। आप सबको याद होगा कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मोहतरम नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही थी। आपको याद होगा जब हम 2 अक्टूबर 2014 की बात करते हैं कि हम अगर अपने प्यारे बापू को खिराज अक़ीदत 2019 में उनकी 150वीं जब यौम पैदाइश का मौका होगा तो यही होगी कि हम हिंदुस्तान को गंदगी से पूरी तरह से मुक्त कर दें, गंदगी से उसे हम साफ़ सफाई के लिहाज से बेहतर कर लें। इसी ताल्लुक़ से स्वच्छ भारत की शुरुआत की गई और ये एक ऐसा मिशन, अगर हम सरकार के लिहाज से बात करें तो एक ऐसा इनिशिएटिव जिसमें पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को इसमें जोड़ा गया, जिसमें क्या हम बात करें यंगस्टर्स की, बात करें आम आवाम की, आप गाँव की बात करें, शहरों की बात करें, सब ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और जो बदलाव है वो हम सब महसूस कर सकते हैं। और इसके बारे में जो काम किया जा चुका है, जो हो रहा है और आगे हमें क्या कुछ करना है, इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में ख़ास मेहमान, आइए सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ हैं सबसे पहले मिस्टर वीके जिंदल जी, जिनके विषय में आपको बताना चाहेंगे। जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, साथ ही आप नेशनल मिशन डायरेक्टर हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के। खैर मकदम है सर आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं चंद्र प्रकाश सिंह जी, जो म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं गाज़ियाबाद से, और आपके बारे में हम सब जानते हैं कि आपने अपने इलाके में बहुत काम किया है। आपका भी इस्तकबाल करते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में। नमस्कार जी नमस्कार। और हमारे साथ हैं डॉक्टर NB मजूमदार, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं वेस्ट मैनेजमेंट में। सर आपका भी बहुत बहुत हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। नमस्कार। तो जिंदल साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी कि लोगों में बहुत जोश है स्वच्छ भारत की जब हम बात करते हैं, और हम देख रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत जिसे कहते हैं कि जाग उठा है, और हमें ये समझ में आ गया है कि गंदगी जो है वाकई कितनी ज़्यादा नुकसानदेह है हमारे लिए आज के लिहाज से, आने वाली पीढ़ियों के लिहाज से। तो जो काम हो रहा है, सबसे पहले क्या कहेंगे आप? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 150वीं महात्मा गांधी की जन्मतिथि पर अगर सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि हम उनका सपना पूरा करें। महात्मा गांधी का जो सपना 1914 में उन्होंने कहा था, वो सब बार बार याद आते हैं कि देश की स्वतंत्रता से भी पहली, पॉलिटिकल फ्रीडम से भी पहले स्वच्छता है। और दूसरा, जब वो मंदिर घूमने के गए थे तो उन्होंने कहा था कि स्वच्छता इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, मतलब भगवान और स्वच्छता एक दूसरे के साथ साथ है। अब जहाँ तक जब हमने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का, पूरे देश में 2 हिस्से थे, एक अर्बन था एक रूरल था, तो रूरल में भी बहुत काम हुआ, अर्बन में भी बहुत काम हुआ। जैसे आपने कहा पूरे देश में काम हुआ। अर्बन में 2 हिस्से थे, क्योंकि अर्बन में एक तो ODF, मतलब कोई भी आदमी खुले में शौच ना करे, और दूसरा हिस्सा ये था कि हम कैसे पूरे जितना हमारे देश में कूड़ा जनरेट होता है, जितना भी जनरेट होता है, उसका 100% साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट करें। इसको 2 हिस्सों में बांटा गया अगेन फिर कि टॉयलेट्स कितने बनने हैं और पब्लिक टॉयलेट्स कितने बनने हैं। तो टॉयलेट्स हमें बनाने थे 66 लाख, करीब हमने 93% टारगेट पूरा कर लिया है अभी, और शायद मार्च तक हम पूरा टारगेट कर लें। और जितने पब्लिक टॉयलेट बनाने थे वो 96% हो चुके हैं। 21 स्टेट्स कंप्लीटली ODF डिक्लेयर हो चुके हैं। टारगेट ये है कि 31 मार्च तक पूरा अर्बन क्षेत्र हम ODF डिक्लेयर कर सकें। अब आता है साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट में। साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट में कूड़े के 3 या 4 हिस्से हैं। पहला तो हम जानते हैं कि कूड़ा कलेक्ट हो जाए। आज से पहले, अगर 4 साल पहले तक आता था तो हमें, आपको मालूम था कि किसके घर पे गाड़ी कूड़ा कलेक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की आती थी, उसे वो टेलीफोन करना पड़ता था। आज 84% वार्ड ऐसे हैं देश के जहाँ कूड़ा कलेक्ट होता है 100%। फिर दूसरा हिस्सा था कि कूड़े का मैनेजमेंट कैसे हो। तो कूड़े के मैनेजमेंट की सबसे बड़ी प्रक्रिया है, सबसे बड़ी प्रोसेस है कि किसी भी तरह कूड़ा घर से ही अलग अलग भागों में हो। आज करीब 50% वार्ड ऐसे हैं जो कूड़ा अलग अलग करके देते हैं। और तीसरा हिस्सा है कि कूड़े का प्रोसेसिंग हो जाए। प्रोसेसिंग का मतलब है कि बायोडिग्रेडेबल कंपोस्ट हो, वो या तो कंपोस्ट में बन जाएगी और या वो गैस में बायोमेथेशन के द्वारा बन जाएगी। और जो ड्राई वेस्ट है वो बहुत सिंपल तरीके से रिसाइकलर को चला जाएगा 30%। 10-15% बचता है वह तो वेस्ट टू एनर्जी में चला जाएगा, या सीमेंट प्लांट अगर पास में तो उसको दे दो, उसको सीमेंट बन जाएगा, अल्टरनेटिव फ्यूल में बन जाएगा, तो कूड़ा बचता नहीं है। वो इस समय हमारे पास
हम 1914 में स्टार्ट हुए थे, तब हमारे पास करीब 18.5% के आसपास कूड़ा प्रोसेस होता था। आज अभी तक की जो फिगर है मेरे पास, वो करीब 46% कूड़ा प्रोसेस होता है। तो मैं सिंह साहब आपकी तरफ आती हूँ, और आप जैसे कि गाज़ियाबाद में हम सब जानते हैं म्यूनसिपल कमिश्नर के तौर पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि पर्सनली बहुत इंटरेस्ट लिया और बहुत से काम आप जिस तरह से अंजाम दे रहे हैं, जिसके लिए सब तरह आपकी तारीफ भी हो रही है और लोग आपसे बहुत सीख भी रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि ग्लोबलाइजेशन के इस युग में जब सिटीजन्स हैं या यूथ है, वो सहूलियतें चाहता है, वो क्वालिटी लाइफ चाहता है। और सिटीज़ में जो सफाई का स्तर था बिफोर स्वच्छ भारत मिशन, वो कहीं ना कहीं हम लोग उसको इग्नोर किए हुए थे, हमारे कोर ग्रुप में नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर को जब ये शुरू किया, फिर लोगों को आया कि हमारे जीवन का जो हमारी सभ्यता का अंग था कि जब हम सवेरे सो के उठते थे, सबसे पहले अपने घर के बाहर की साफ सफाई करते थे और चीज़ें व्यवस्थित करते थे, वो शुरुआत ही वहाँ से करते थे, वो कहीं ना कहीं हम लोग भूलते जा रहे थे। एज ए म्यूनिसिपल कमिश्नर के तौर पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होता है, सारा स्टाफ होता है, पैराफर्नेलिया होता है, बट कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन पॉइंट बहुत ख़राब था। और जो पब्लिक के बीच में एक नेगेटिव धारणा थी कि म्यूनिसिपलिटी हो या म्यूनिसिपल कमिश्नर का ऑफिस हो, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो 2 तरीके के एक्शंस हुए। एक तो मतलब ऊपर से मॉनिटरिंग बहुत तगड़ी हुई, दूसरे जब जनता जागरूक हुई, उसने हमको भी फोर्स किया कि हम सर्विसेज उनको दें। जब सर्विसेज देने की बात आई तब ये हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है या नहीं है। फिर जैसा कि मिशन डायरेक्टर साहब ने बताया कि चाहे वो डोर टू डोर कलेक्शन का इशू रहा हो या सड़कों पे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट, जिनको हम लोग विलोपित कूड़ा घर बोलते हैं, उनको ख़त्म करने का हो, फिर कूड़ा एक जगह से हटा करके कूड़ा ले कहाँ जाएंगे, प्रोसेसिंग की बात हो, ट्रांसफ़र स्टेशंस आए, वेस्ट टू कंपोस्ट प्लांट लगाए गए। फिर ये हुआ कि कूड़ा केवल ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम फेंक दें, उसकी अपनी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ कैलोरी, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। जलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बट अगर कंपोस्ट बनाते हैं तो कंपोस्ट बनता है जो फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा है। वो अपने, चूँकि हमारा कृषि प्रधान देश है, 70% के आसपास लोग खेती करते हैं, वो गांव में उसके लिए यूटिलिटी हुई। फिर एम्प्लॉयमेंट कैसे जोड़ा जाए, तमाम छोटी छोटी मार्केट्स लगती हैं, सब्जी बाज़ार लगती हैं, जहाँ काफ़ी गीला कूड़ा या वेजिटेबल्स का वेस्ट आता है, वहाँ हम छोटे छोटे प्लांट्स लगा करके कंपोस्ट बना सकते हैं। उससे लोग इंटीग्रेट हुए। मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, जिसे लोग लोन ले करके अपना कंपोस्ट बनाते हैं, कंपोस्ट मार्केट में सेल करते हैं। उससे न केवल उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो रहा है, वो सोसाइटी से सीधे इंटीग्रेट हो रहे हैं। और उसको देख करके लोग अपने होम कंपोस्टिंग की तरफ जा रहे हैं कि जिनके यहाँ थोड़ा बहुत कूड़ा निकलता है, वो अपने घर में ही कंपोस्ट बनाने लगे, उसको अपने किचन गार्डन में यूज करने लगे। और फिर धीरे धीरे वो एम्प्लॉयमेंट से जुड़ता गया। रैक पिकर्स थे, उनको स्वच्छ भारत मिशन में गाइडलाइंस के तहत इंटीग्रेट किया गया, वो हमारे पार्टनर बने। फिर बड़े बड़े शहरों, गाजियाबाद जैसे शहरों में ऐसे भी हैं जहां 50 किलो से ज़्यादा का कूड़ा पर डे निकल रहा है, उनको हम लोगों ने बल्क वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में डिवाइड किया, उनको इंटीग्रेट किया कि वो अपने यहाँ जो गीला कूड़ा है उसको डिस्पोजल करें। फिर जब डोर टू डोर कलेक्शन हुआ, मिक्स कूड़ा आने लगा। मिक्स कूड़े से एक तो हीप बहुत इकट्ठा होने लगा, और जो सेग्रीगेशन नहीं हुआ तो वो बेकार हो गया। जैसे ही फिर उसका सेग्रीगेशन पार्ट आया, सेग्रीगेशन में गीला कूड़ा कुछ नहीं है। गीला कूड़ा कहीं भी हम अगर गड्ढा खोद करके डाल दें और उसमें एंजाइम्स डाल दें जिससे बदबू ना आए, तो 10 या 15 दिन में वो मिट्टी हो जाता है और उससे किसी को समस्या भी नहीं है। हम लोग के पास तमाम ग्रीन बेल्ट्स हैं, डिसेंट्रलाइज कर करके उसको अगर बनाते हैं, खाद बना लेते हैं। पार्क्स, ढेर सारे पार्क्स होते हैं सिटीज़ में, उसमें यूज करें। जैसा कि मिशन डायरेक्टर साहब ने बताया कि आपका जो ड्राई वेस्ट है उसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं जी। गाजियाबाद में ऐसे कई एक एनजीओज हैं जो रिसाइकलिंग का काम करते हैं। यूथ कैसे जुड़े, क्योंकि बिना, सबका मानना है कि बिना यूथ के जुड़े कोई प्रोग्राम सफल नहीं। ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। यूथ की बात जब हम कर रहे हैं तो आज का नौजवान है, उसको अगर काम भी मिले, उसको हम मोटिवेट भी करें, तो ये एक बहुत अच्छा पहलू है जो सामने आ रहा है। इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी तफसील से, लेकिन मैं मजुमदार साहब आपकी तरफ आऊँगी। अभी जैसे जिंदल साहब ने कहा
कि अगर हम सरकार के ताल्लुक से बात करें, हम कह सकते हैं बिलाशुबा कि बहुत काम हो रहा है। अब उन्होंने जो पहलू गिनाया उसमें ODF की बात है, ओपन डेफिकेशन फ्री करने की बात है कि सबको जो टॉयलेट अवेलेबल होना चाहिए, चाहे आप रूरल की बात करें, अर्बन की बात करें, पूरे हिंदुस्तान में ये होना चाहिए। और जिसमें हमने जाना कि अगर डेटा के लिहाज से बात करें तो बहुत काम हो रहा है। हम अगर आज जैसे प्रोग्राम में बात करें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं, अवेयरनेस की बात होती है, जागरूकता की बात होती है, लेकिन अभी से के सिंह साहब भी कह रहे हैं कि सेग्रीगेट करने की जब बात आ रही है वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट को, उसमें गीला कूड़ा भी, कचरा मिक्स हो रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपने आप में है क्या? देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक तरीके से काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, एक तरीके से बहुत सिंपल सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें हम सभी जो हैं भागीदार हैं, हम सभी स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जनरेटर हम हैं और हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम उसका निष्पादन का या तो खुद करें या उसके करने में हम उसको सहायता करें। तो इसमें जो कड़ियाँ हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, वो हैं कि सबसे पहले इसको जहाँ जनरेट होता है वहाँ इसको स्टोर किया जाए। सेकेंडली है कि उस स्टोरेज से उसको कलेक्शन किया जाए, कलेक्शन के बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, फिर उसका प्रोसेसिंग हो, और फाइनली अगर कुछ ऐसा चीज़ बचता है जिसको यूज़ नहीं कर पाते हैं तो उसका फाइनली डिस्पोजल करते हैं सैनिटरी लैंडफिल में। तो ये जो हैं 4 कड़ियाँ हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि इसका एक हायरार्की होनी चाहिए, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट के तहत से अगर हम देखें तो वेस्ट जनरेशन हमारा बढ़ते जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरत है कि हम रिड्यूस करें, मतलब वेस्ट कम जनरेट हो ऐसा इंतज़ाम करें, फिर उसका रीयूज़ करें। हालांकि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में ये चीज़ होता आ रहा है, हमारा एक थ्रिफ्ट काइंड ऑफ सोसाइटी है, तो ये चीज़ होता आ रहा है। इसके बाद उसका रिसाइकलिंग करें और फिर हम आगे उसका प्रोसेसिंग करें, कंपोस्टिंग करें, बायोमेथनेशन करें, या जैसे मिशन डायरेक्टर साहब ने कहा कि जो लास्ट में जो कंबस्टिबल मटेरियल जो बचता है उसको हम थर्मल प्रोसेस से वेस्ट टू एनर्जी में भी डालेंगे, तो उससे भी पावर जनरेशन हो सकता है। और फाइनली जो बचेगा वो लैंडफिल होगा, वो हमारा लास्ट प्रायोरिटी होगा, तभी हम इस चीज़ से उबर सकेंगे। तो ये हम सभी में, हर एक व्यक्ति में ये चीज़, ये जागरूकता आनी चाहिए, और ये हमें बिल्कुल बचपन से इस चीज़ को इनकलकेट करना पड़ेगा, ताकि ये आगे जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा और वो कल का नागरिक बनेगा, तो उसके मन में ये चीज़ रहेगा, उसके माइंडसेट में ये चीज़ बिल्कुल इनग्रेन्ड होकर रहेगा। जी, ये बहुत अच्छी बात है आपकी। जनरल साहब, इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, सरकार तो कोशिशें कर ही रही है, हम सब देख रहे हैं, और नतीजे भी सामने आ रहे हैं, और बहुत अपने आप में सुखद हैं कि आगे के लिए हम देख रहे हैं कि एक राह बनती चल रही है अपने आप में। लेकिन जहाँ कूड़ा जनरेट हो रहा है, सॉलिड वेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं, कम से कम जनरेट हो। हम बाद में कचरे से कमाई की बात करते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, और अभी भी जैसे उसमें एनर्जी बनाने की बात है, पावर बनाने की बात है, लेकिन ये सब तो बात की बात है। हम उसको इनिशियल स्टेज पे अगर चीज़ों को समझें कि रिसोर्सेज का कितना नुकसान भी इससे होता है, और हम टूरिज्म की जब बात करते हैं वो भी इसमें कहीं जुड़ता है आगे चलकर, इमेज की बात करते हैं, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? बिल्कुल, मजूमदार साहब ने 2 बातें, एक बात कही बहुत है, पहले रिड्यूस, और इस कारण हमने कहा कि प्लास्टिक जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है उसको 50 माइक्रोन या उससे ऊपर भी हम बैन करें। पहले तो हमारे रूल में 50 माइक्रोन था, और अब हमारा जो सिस्टम आया, हम कहते हैं कि सारी सिंगल यूज प्लास्टिक समाप्त हो जाए, उस पर बैन आ जाए। हमने जो प्रयत्न किए उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। एक तो हमने सबसे बड़ी काम की स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण से हमने सिटी को रैंक किया कि सिटी में हर सिटी किस रैंक पर आता है स्वच्छता के मामले में। और वो स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में स्टार्ट हुआ था, तब 73 सिटी थे, 2017 में 434, और 2018 में पूरे देश में सर्वेक्षण हुआ। और उसके कारण एक नई प्रतियोगिता आई कि हम कैसे सिटीज को हम साफ रखें और रैंकिंग में नंबर 1 आए। हर आदमी अब कोशिश कर रहा है, इंक्लूडिंग कमिश्नर गाजियाबाद जी, कि हम किसी तरह से नंबर 1 आ जाए। दूसरी बात हमने कहा इससे काम नहीं होगा, सब आदमी तो नंबर 1 नहीं आ सकते। आपको कोई भी आदमी 99% भी रहेगा, कोई 100% रहेगा, तो 98%। तो हमने स्टार्ट किया स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल, जो आपके पास मैंने आपको बता दिया कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार। और वो हमने नहीं करने के बाद वो किया
किस किस रैंक पर जी। कौन आदमी कितने स्टार पैदा हो। ये जो मेरे हाथ में इस समय, हाँ, ये मैं नाज़रीन को दिखाना चाहूंगी। हम हालांकि आपको इसको तफसील से भी दिखाएंगे, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये जो है सर जिसके बारे में बता रहे हैं, जी सर आप इसके बारे में शेयर बता रहे करें। हैं। और इसमें 12 पैरामीटर्स थे। कलेक्शन, दूसरा आपका कहना चाहिए कलेक्शन था, फिर सेग्रीगेटेड ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, C&D वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, और दूसरा कहना चाहिए इसके बाद आपका कहना चाहिए ब्यूटिफिकेशन, और दूसरा बहुत बड़ी बात ये थी कि कूड़ा सारा का सारा हम किसी भी तरह से नदी के किसी नदी में ग्राउंड में न चला जाए, वो भी एक हमने इसमें इशू लिया। इन 12 पैरामीटर को मिला के हमने ये स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल चालू की। हम यहाँ पे खत्म नहीं हुए, हमने फिर नए तरीके के एक हमने किया, GBP का एक जो गार्बेज वल्नरेबल पर कूड़ा इकट्ठा होता है, वो कूड़े का शिकायत कैसे करो। हमने स्वच्छता ऐप लॉन्च किया। अब स्वच्छता ऐप एक देश एक ऐप, ये कंसेप्ट है कि आप जिस देश में आप जहां पे भी कूड़ा देखें फोटो लें और सेंड कर दें, तुरंत ही कंसर्न ULB पे वो आपके पास चली जाएगी। और म्यूनिसिपलिटी कमिश्नर की ड्यूटी लगाई गई कि उसको 48 आवर्स को उसको दूर करें, उस कूड़े को वहां से हटाएं। ये नहीं कि टॉयलेट भी गंदी हो उसकी भी फोटो ले सकते हैं और भेज सकते हैं। ये नहीं कि आपको नए आगरा के लिए अलग, गाजियाबाद के अलग, दिल्ली के लिए अलग, बंगलौर के लिए अलग, एक है कहीं भी फोटो लोगे वहां के कंसर्न म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास जाएगी। ये काम किया। अब एक और जब हम स्वच्छता का एक सब्जेक्ट है ODF है, तो हमने कहा कि गूगल से हमने क्या कहा कि सारी हमारी जो टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट, उनको गूगल पे डाल दिया। उससे क्या हुआ, इस समय करीब 1065 शहरों की, जिसमें 20 करोड़ अर्बन पार्ट आदमी रहते हैं, 40 करोड़ अर्बन है, उसमें 20 करोड़, इसने 1065 37,000 टॉयलेट, 37,000 टॉयलेट गूगल पे डलिए। आप SBM टॉयलेट मतलब स्वच्छ भारत मिशन टॉयलेट लिखिएगा, आपको गूगल तुरंत बताएगा 1 मिनट की दूरी पर ये पब्लिक टॉयलेट आपके पास है। क्योंकि आपको मालूम है कि हम लोगों में ओपन यूरिनेशन की आदत थी, पर्टिकुलर लेडीज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आज की डेट में हमने अब NHAI से अब वो किया है, समझौता किया है। इतनी NHAI की रोड पर पब्लिक टॉयलेट्स हैं, वो अगले 2 महीने के अंदर वो भी सब गूगल पे आ जाएंगे। तो आप जब भी गाड़ी से जाएं, आपको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट SBM टॉयलेट करो, आपको बता देगा 5 मिनट की दूरी पे, 2 मिनट की दूरी पे, 1 मिनट की दूरी पे कितना बड़ा टॉयलेट है, उसमें कितनी सीटें हैं, उसमें लेडीज टॉयलेट है या नहीं, डिसेबल्ड फ्रेंडली टॉयलेट है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। और जब आप यूज करें तो आप उसका फीडबैक भी दे सकते हैं। ये सब हमने प्रयत्न और किए। रिजल्ट ये हुआ कि टॉयलेट का यूज बढ़ने लग गया, टॉयलेट की म्युनिसिपल कमिश्नर के ऊपर दबाव आ गया कि यानी ये अपने टॉयलेट को साफ रखें। कोई शिकायत तो इन्हीं के पास जा रही है ना, शिकायत इनके पास जा रही है, और इनकी रैंकिंग अगर टॉयलेट खराब होती है या कूड़ा मिला पड़ा मिलता है तो इनकी रैंकिंग डाउन होती है, वो साल भर चलता रहता है प्रोसेस। इस तरह से हमने बहुत सारे टेक्निकल तरीके से भी प्रयत्न किए कि पूरा देश साफ हो जाए। लेकिन जिंदल साहब, ये जो रैंकिंग की बात आ रही है, सिंह साहब मैं इसी बात को आगे आप तक लेकर आऊँगी कि जैसे आप अब गाजियाबाद में आप कमिश्नर हैं, तो म्यूनसिपैलिटी के एंगल से बात हो रही है कि टॉयलेट्स प्रॉपर हैं कि नहीं, उनका मेंटेनेंस, रख रखाव, क्लीनलीनेस कितनी है, वेस्ट मैनेजमेंट की, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं खासतौर से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की इनफैक्ट, तो उसमें क्या कुछ कोशिशें आप लोग कर रहे हैं इसके बारे में, जैसा कि आप पहले भी बता रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि जो लोकल बॉडीज़ हैं वो अपनी तरफ से जो काम कर रही है, सर ने रैंकिंग की बात की, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी फर्स्ट आने की सोचे। बहुत लोग तो हो सकता है अभी तक लेथार्जिक अप्रोच से चल रहे हो कि ठीक है उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, एक टेंडेंसी जो हमारे यहाँ बन गई है, तो ऐसी भी अप्रोच है। लेकिन हमने आपके बारे में सुना है कि आप बढ़ चढ़ के हर काम को करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा अपना तजुर्बा साझा कीजिए हमारे साथ। तो थोड़ा सा ये भी कि जो आप कोशिशें कर रहे हैं आम लोगों के लिए भी एक नज़ीर है अपने आप में। जो गाजियाबाद शहर है एक इंडस्ट्रियल टाउन है, 2016 के सर्वे में वो बॉटम पे था, 2017 के सर्वे में भी बॉटम पे था। आउट ऑफ 434 351 रैंक थी। 2018 के सर्वे में गाजियाबाद की रैंक आई 36, और वो इंडिया में मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन में फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे भारत सरकार के मंत्रालय ने हम लोगों को पुरस्कृत किया। बिना टाइम देखे हुए पूरे स्टाफ ने मेहनत की। जब हम लोगों ने मेहनत की तो क्राइसिस थी विश्वसनीयता की, हम लोगों पे कोई फेथ नहीं कर रहा था। जब उनको लगा कि नहीं नगर निगम आ रहा है, डोर टू डोर सर्वे कलेक्शन शुरू हुआ, स्ट्रीट से कूड़े हटे, गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हटे,
ब्यूटिफिकेशन सिटीज़ का हुआ, ग्रीन पार्क्स डेवलप होने शुरू हुए, लाइट्स ठीक हुई। जैसे यूपी में ये अभियान चल रहा है कि सारी जो सोडियम लाइट्स हैं दे आर बीइंग कन्वर्टेड इन LED लाइट्स। तो जनता को जब फेथ आया तो जनता जुड़ी, और फिर जो IEC की इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन का जो प्रचार प्रसार का काम था, गवर्नमेंट के माध्यम से शुरू हुआ, NGOs इन्वॉल्व हुए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हुए जी। फिर एक जो माहौल बना वो गाजियाबाद में उसने एकदम चेंज किया कि नहीं, गाजियाबाद भी कर सकता। पहले तो कॉन्फिडेंस की क्राइसिस थी, फिर पब्लिक और नगर निगम दोनों ने मिलकर के जब सामूहिक प्रयास किया, मेयर आगे आए, काउंसलर्स आगे आए, वो अपने वार्ड्स में घूमने लगे। पहले शिकायत होती थी कि कर्मचारी नहीं आते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लाई गई, पहले इनिशियल स्टेज पे विरोध हुआ, फिर उनको लगा कि इससे हमारी सोशल सिक्योरिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि दो तरीके के एम्प्लॉई हैं, एक परमानेंट हैं, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के हैं। मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ होती थी कि आज ए एम्प्लॉई है, कल बी एम्प्लॉई आ जाते थे। हर आदमी को एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए। बायोमेट्रिक से वो एकदम उनका जैसे ही आधार से लिंक हुआ कि मिस्टर एक्स ही काम कर रहे हैं, तो कल को अगर कोई उनका रेगुलराइजेशन का इशू आता है या कोई अन्य इशू आता है तो अब इनको एक सोशल सिक्योरिटी उनकी अटेंडेंस दे रही है कि नोबडी कैन चेंज द बायोमेट्रिक मशीन। जो व्हीकल्स थे, कहीं भी कूड़ा कलेक्ट करने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ये मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती थी, उन पे GPS सिस्टम लगाया गया। उनमें हम लोगों ने एक आपका मॉनिटरिंग सेल बनाया जिस पे पूरी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर बनाए, और उसमें बैठ करके पर डे चाहे आधा ही घंटे मैं स्वयं देखता हूँ, पूरा स्टाफ लगा हुआ है। तो जब मॉनिटरिंग प्रॉपर होने लगी कि वास्तव में गाड़ी जा रही है, अदरवाइज तो पता चला तेल ले जा रही है, नहीं गई, खड़ी है, और पब्लिक की शिकायतें रहती थी गाड़ी तो आ ही नहीं रही है। फिर जब टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से जब मॉनिटरिंग अकाउंटेबिलिटी भी उससे सेट हुई और थोड़ा पेस भी बढ़ा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होने से ये है कि जो पार्टिसिपेशन की आप बात कर रहे हैं वो भी पब्लिक का भी बढ़ा और बॉडीज के साथ भी उनका इंटरेक्शन डायरेक्ट हो गया। ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। मैं बिंदु और एम्फेसिस करना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत मिशन का जो अभियान है उसकी सफलता में हमारे देश की आधी आबादी का बहुत रोल है, और जब तक वो नहीं चाहेगी, वो चाहे होम कंपोस्टिंग का हो या सेग्रीगेशन का हो या अन्य किसी चीज का हो जो स्वच्छता से रिलेटेड है, वो सफल नहीं होगा। क्योंकि हमारा देश पुरुष प्रधान देश माना जाता है और रोजी रोटी में हमेशा पुरुष लगा रहता है। मैंने गाजियाबाद में महिलाओं के सम्मान के लिए 3 पिंक टॉयलेट बनाए। कौशाम्बी बस अड्डे पर बना हुआ है। एक तुराब नगर मार्केट है जो लेडीज का ही मार्केट है, वो मार्केट जाती थी बट उनके दे हैव नो टॉयलेट। वो पूरी तरीके से एयर कंडीशनड है, इंसिनरेटर लगे हुए हैं, यू विल गेट सैनिटरी नैपकिन पैड देयर, वहाँ बैठने का, बच्चों को फीडिंग कराने का प्लेस बनाया गया। उससे जो जब उन्होंने ये चर्चा करनी शुरू की कि नहीं, ये जो मोदी प्रधान जी का अभियान है, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभियान है, ये वास्तव में केवल अभियान नहीं है, ये मतलब वास्तव में समाज को बदलने वाला है, तब चर्चा जो शुरू हुई। अब हम लोग किसी के घर भी जाते हैं, चाहे सेग्रीगेशन के लिए हो या अन्य किसी एक्टिविटी के लिए, वो बढ़ चढ़ कर के गलियों में हम लोग के साथ जाती हैं। हम लोग की जब गाड़ियाँ जाती हैं तो एक उत्सव का माहौल होता है, वो सेग्रीगेट करके गीला कूड़ा अलग लाती हैं, सूखा कूड़ा अलग लाती हैं। डॉक्टर मजुमदार, मैं आपकी तरफ आऊँगी, और ये जो भी बात हो रही है, बदलाव हो रहा है, वी ऑल नो, लेकिन आपको क्या लगता है कि जब हम कहते हैं कि जो स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं कि अभी जिससे अभी जनरल सर ने भी कहा कि हैबिट्स इनकलकेट हो रही हैं, लोग सोच रहे हैं, अवेयरनेस उनमें आ रहा है, सिंह साहब भी अभी ये बता रहे हैं कि लोग खुद आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बट अभी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि जो बच्चे हैं दे आर द मैसेंजर्स, दे आर द सोशल चेंजर्स। अभी स्वच्छता दूत भी उनको कहा गया। तो हम जब ट्रेनिंग की बात करते हैं कि उनको सेंसिटाइज करना ज़रूरी है, तो आने वाली जनरेशन्स जो हैं और हिंदुस्तान की तस्वीर दोनों बदलेंगे। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो किस तरह से उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, आप क्या देखते हैं प्लानिंग और ट्रेनिंग की? ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि बच्चों के स्टेज से अगर इस चीज़ को शुरू किया जाए तो वो उनके दिमाग में आता है और वो अपने परिवार को, अपने मित्रजनों को और उसी हिसाब से अपने समाज को वो इन्फ्लुएंस करते हैं। और उनके दिमाग में जो बात आती है वो बिल्कुल एक सहज सरल दिमाग है, वहाँ कोई छलावा नहीं है। आजकल के दिन में जैसा कि सिंह साहब ने भी कहा कि जो तकनीकी प्रयोग हो रहे हैं, तकनीकी इंटरवेंशन जो हो रहे हैं, उसके चलते वहाँ पे बच्चे भी जुड़े हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे, उनको काफ़ी कम उम्र से, जो कि हमारे समय से जो 50 साल के वक्त से जो होता था, आजकल 5 साल से ही
उनको वो सारी चीज़ें मुहैया हो जाती हैं, जी। तो वो तकनीकी चीज़ें भी उनके सामने आते हैं। तो ये जो ऐप्स की बात होती है या जो जीपीएस की बात होती है, इन सारे चीज़ों से वो जुड़ सकते हैं। और अगर उनका सही ट्रेनिंग हो स्कूल के लेवल में भी, चाहे सफाई के बारे में हो, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हो, जैसे मान लीजिए उनकी अपनी जो कक्षा है, अपना जो क्लास है, वहाँ की सफाई कैसे करें, फिर अपना जो मान लीजिए जो फूड रेसिड्यू है, जो टिफ़िन लाए, उसको अगर वर्मी कंपोस्ट करें वहीं पे स्कूल में ही, तो उससे उनको एक इंटरेस्ट मिलेगा। और साथ ही साथ स्कूल को ये भी फ़ायदा होगा कि वो स्कूल साफ भी होगा, और दूसरे स्कूल यानी या उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी बुला करके वो दिखा सकते हैं कि देखिए आपके बच्चे इस तरह का कर सकते हैं, तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्टेज बाय स्टेज इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट हो सकता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी जो एफर्ट्स हैं, जैसे रूल्स में भी, जैसा हमारे मिशन डायरेक्टर साहब ने भी कहा कि हमने सेग्रीगेशन एट सोर्स उस पर काफ़ी जोर दिया है, और क्लोजेस्ट पॉसिबल उसका निष्पादन के लिए, उसका डिस्पोजल के लिए उस पर भी काफ़ी जोर है। वो तो आइडियल है, लेकिन उसके बाद अगर हम आगे थोड़ा सा बढ़ें तो हमें देखना पड़ेगा कि स्टेज बाय स्टेज एक पूरे शहर के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो उस हिसाब से एक यूएलबी का भी एक अम्ब्रेला रोल बनता है कि एक थॉरो प्लानिंग करें, जिसमें होम कंपोस्टिंग से लेकर के सिटी लेवल प्रोसेसिंग तक उसका सारा प्लानिंग हो, और लैंड का कैसे, उसका लैंड यूज़ कैसे करेंगे वो भी उसमें शामिल होना चाहिए। बिल्कुल, हम मोटे तौर पे ये समझ सकते हैं कि इसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट है। आरडब्ल्यूएस की बात करें, लोकल बॉडीज़ की बात करें, और जैसे गवर्नमेंट की बात हो रही है, कॉमन मासेस की बात हो रही है, तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपनी अपनी भूमिका है। आज वक्त इतना नहीं, हालांकि ये मौजू ऐसा जिस पे हम बहुत देर बात कर सकते हैं, और बहुत से पहलू हैं जिन पे बात होनी भी चाहिए। हमारी कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले प्रोग्राम्स में इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। लेकिन बस आखिर में इतना कहेंगे, जनरल साहब, चलते चलते हमारी जो ऑडियंस से नाज़रीन देख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे अगर आप इस साथ? दो बातें आपसे कहूँगा कि कूड़े को 3R जो पहले कहा गया था, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। आप कूड़े को कम से कम करें ताकि और दूसरी जैसे मोदी जी ने कहा था पिछले 2 अक्टूबर 2018 को कि अगर 1000 गांधी जी भी चाहें देश को साफ करना तो देश साफ नहीं हो सकता। 1 लाख मोदी जब आ जाएं तब भी देश साफ नहीं हो सकता। जब 120 करोड़ की जनता देश साफ जुड़ जाएगी तो देश उसी दिन साफ हो जाएगा। तो आप सब लोग अगर हम इससे जुड़ेंगे, और सब जुड़ रहे हैं जो, तो देश को साफ होने में बहुत समय नहीं लगेगा। जापान को साफ होने में 40, लंदन को साफ होने में 60 साल, हमने 4 साल में इतना कर लिया है। आप सब लोग जब जुड़ेंगे तो देश को बहुत जल्दी साफ कर लेंगे। जो बात आप कह रहे हैं, यकीनन हर हिंदुस्तानी के मन में यही बात होगी कि हिंदुस्तान पूरी तरह से जो है साफ हो जाए और पूरी दुनिया उसकी मिसाल दे। और जो वक्त के लिहाज से आपने बात कही, हमारी भी वक्त के लिहाज से कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन इसके बारे में ज़रूर आगे हमारी कोशिश रहेगी कि बात इस विषय पर भी और इस तरह के जो मौजू हैं उन पर बात होती रहे। फिलहाल हम सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, हमारे सभी खास मेहमानों का। सबसे पहले श्री वी के जिंदल साहब, आपका भी, चंद्र प्रकाश सिंह जी आपका भी, और डॉक्टर मजुमदार आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और आखिर में नाज़रीन आपसे भी इतना ही कहना चाहेंगे, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि धूप निकली है तो बादल की रिदा मांगते हो, अपने साए में रहो गैर से क्या मांगते हो। तो सफाई का जो भी पूरी कोशिश है उसका सब कुछ आपके पास है, ज़रूरत है सोचने की और कोशिश करने की। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, आदाब।